नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 आरओ में स्थित अध्याय 7 रजनी। रजनी को लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। तो आइए सबसे पहले हम जाने उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। इन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। इन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली की मिरांडा हाउस में बतौर प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। विद्यार्थियों, इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में है कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव जी के साथ है। पटकथा रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। और विद्यार्थियों, इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उफान पर थी, अर्थात अपने उठान पर थी। और हाँ, उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को विशेष स्थान दिया गया है और बड़े ही आत्मीय अंदाज में उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया। वह चाहे कहानी हो, उनका उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करें हम रजनी पटकथा का सारांश। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट अर्थात फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माने के लिए भी जो कथा लिखी जाती है वो पट कथा कहलाती है। कोई भी लेखक अन्य किसी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी वो पट कथा के माध्यम से टीवी स्क्रीन या रजत स्क्रीन के द्वारा पहुंचा सकता है। इसका कारण यह है कि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्म के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाए। इसी कारण पटकथा लेखन की ओर लेखकों का रुझान हुआ है। यहाँ मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक की कड़ी दी जा रही है। यह पटकथा 20वीं सदी के 90 दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी स्वयं में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारन और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी रूप में आती थी। विद्यार्थियों, यहाँ रजनी धारावाहिक की कुछ कड़ियां दी जा रही है। यह व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचती है। ट्यूशन खोर शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए और ट्यूशन खोर शिक्षकों की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हुई रजनी का जो ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा हुआ पटकथा अर्थात रजनी की पटकथा का पहला दृश्य स्थान लीला का घर। रजनी लीला के घर जाती है तथा उससे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आ रहा है। रजनी उसे मिठाई तैयार करने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। तभी अमित स्कूल से आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ उदास। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। रजनी आंटी पूछती है, बेटा आज ये मुखड़ा जो हमेशा खिलखिलाता रहता था उदास और लटका हुआ क्यों? वो रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने को कहा था। ट्यूशन न करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे, तुझे 95 नंबर जरूर मिलने थे।
रजनी कार्ड देखती है, दूसरे विषयों में 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले, सबसे कम गणित में मिले। क्यों? अमित अर्थात छात्र गुस्से और दुख से कहता है कि हर बार मैंने ट्यूशन लगाने के लिए मम्मी से जिद की कि मेरी ट्यूशन लगवा दो, मेरी ट्यूशन लगवा दो, क्योंकि सर मुझसे बार बार कहते हैं तुझे ट्यूशन लगानी पड़ेगी। ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा ना करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी देते थे। लीला इसे अंधेर गर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है तथा सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उन्हें गणित पढ़ाते हैं और वे गणित की ट्यूशन करने के लिए उसे विवश करते हैं, और जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है उसे फेल ये कर देते हैं या फिर कम मार्क्स दिए जाते हैं। अर्थात ये ट्यूशन खोरी हुई, ये उन सारे शिक्षकों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो ट्यूशन खोरी को बल दे रहे हैं, ट्यूशन के बल पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अर्थात जो स्कूल में नहीं पढ़ाते और ट्यूशन में पढ़ाने के लिए जोर देते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी कम नंबर ला रहा है उसका कारण यानी कि उसने ट्यूशन नहीं की, उसकी मजबूरी जो भी है रही हो, लेकिन उसे ट्यूशन करना निहायत जरूरी है, ऐसा इस तरह के ट्यूशन खोर मास्टरों का मानना है। तो इन पर करारा तमाचा देते हुए मन्नू भंडारी ने रजनी पटकथा लिखा है, और रजनी इस समाज में व्याप्त कोड़ को दूर करने का भरसक प्रयास करती है। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया। अमित अपनी मां पर इसका दोषारोपण करता है। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, ये सारी बदमाशी उस अध्यापक की है, उस ट्यूशन खोर अध्यापक की है। रजनी कहती है कि यदि ट्यूशन कर रहा है बालक, यानी कि आपके विद्यालय में पढ़ाने वाला मास्टर काबिल नहीं है, यदि वो काबिल होता तो विद्यार्थी को ट्यूशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती, उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए। ये सारी बदमाशी उसी की है। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। विद्यार्थी ये था रजनी का पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य, स्थान हेडमास्टर का कमरा। रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी। हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपी दिखाने में असमर्थता दिखाई। रजनी कहती है कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था, परंतु उसे केवल 72 अंक मिले। वो देखना चाहती है कि गलती कहां की और किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए ये मैं देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स और स्टूडेंट का आपसी मामला बताते हैं, वे इनसे अलग रहते हैं। रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहां से चले जाने को कहते हैं। विद्यार्थी आइए अब देखें तीसरा दृश्य। स्थान रजनी का घर। शाम के समय रजनी के पति घर आते हैं। वह इनके लिए चाय लाती है, फिर उन्हें अपने काम के बारे में बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि टीचर ट्यूशन करे धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है। इस बात पर रजनी भड़क जाती है और कहती है अमित के लिए आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए, अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण देश में बहुत कुछ नहीं होता। चौथा दृश्य। स्थान डायरेक्टर और एजुकेशन का कार्यालय। रजनी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठी अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वह बेचैन हो रही है। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है तथा स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर देता है। चपरासी उसे तुरंत अंदर भेजता है। रजनी यह देखकर क्रोधित हो जाती है। वो चपरासी को धकेल कर
अंदर चली जाती है। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उससे बात करता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निदेशक समझता है कि शायद यह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों को उनके नियम मानने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है। निदेशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमजोर बच्चे के माता पिता उसे ट्यूशन दिलवाते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं है। इस पर रजनी उसे बताती कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन करने के लिए विवश किया जाता है। अगर ट्यूशन न ली जाए तो उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करता है कि आपको ऐसी रैकेट बंद करने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग करती कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है तो रजनी उसे कहती है, मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूं। विद्यार्थियों, यह था चौथा दृश्य। अब आइए पांचवा दृश्य। स्थान अखबार का कार्यालय। रजनी संपादक के पास जाती है। संपादक उनके कार्य की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में बाकायदे का आंदोलन खड़ा कर दिया, ये जरूरी है। रजनी जोश में कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए तथा इसे अपने समाचार में स्थान दें। इससे यह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती। इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी और बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की भावनाओं को समझता है और साथ देने का वादा भी करता है। उसने सारी बातें नोट कर ली अपनी नोटबुक में तथा एक समाचार भिजवाया। रजनी उसे बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग की जा रही है। वे यह सूचना अखबार में जरूर दें तो सब लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो आइए विद्यार्थियों, आप देखें हम छठा दृश्य। स्थान बैठक स्थल। एक हाल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। बाहर बैनर लगा हुआ है। काफी लोग आ रहे हैं। अंदर हाल भरा हुआ है। प्रेस के लोग आते हैं। रजनी जोश में संबोधित कर रही है, आपकी उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ लोगों को ट्यूशन जरूरी है क्योंकि कुछ माएं पढ़ा नहीं सकती तो कुछ पिता घर के काम में मदद जरूरी नहीं समझते। टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, इसलिए हमें ट्यूशन करना पड़ती है। यहां रजनी ने ट्यूशन का विरोध तो किया ही, साथ ही जिन अध्यापकों को कम वेतन मिलता है अर्थात जिन अध्यापकों का शोषण होता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाए तथा न्याय का पर्दाफाश हो। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल में बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा। हम यह नियम बनाएंगे। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में लोगों ने इस बात का समर्थन किया। तो ये छठवां दृश्य समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, रजनी पटकथा का अंतिम सातवां दृश्य। स्थान रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए बताते हैं कि बोर्ड ने तुम्हारे प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी बहुत खुश होती है। पति भी उस पर गर्व करते हैं। तभी लीलाबेन, कांति भाई और अमित मिठाई लेकर आ जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर सातवां दृश्य खत्म। कुल मिलाकर रजनी ने अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन किया, आवाज उठाई और उसमें सफलता भी प्राप्त की। मन्नू भंडारी जी की लेखनी कहती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगले वीडियो में देखें विद्यार्थियों इसी पाठ के अर्थात इसी अध्याय के, इसी पटकथा के प्रश्नोत्तर। देखते रहिए मेरे वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।